हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉपर्स बाय पूजा सूरी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये डिटेल में मैं आपको करवाऊंगी। ये नोट्स भी आपको लिखवाए जाएंगे। नोट्स को अच्छे से थॉरली लर्न करना है और आपको समझ इजीली आ जाएगा चैप्टर। जुड़े रहिए एंड तक वीडियो के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कैसे लर्न करना है, चैप्टर को कैसे अंडरस्टैंड करना है, बहुत अच्छे से समझाया जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है। मैंने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पे एक वीडियो पहले ही डाल रखी है, आपको लिंक मिल जाएगा। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की मैंने डाल रखी है, फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि केमिकल चेंज क्या होता है। कि अगर न्यू प्रोडक्ट, हमारे नया प्रोडक्ट कोई तैयार होता है नई प्रॉपर्टीज के साथ, तो उसे केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि अगर हमारे घर में कोई खाना है और खाना बड़ा बड़ा खराब हो जाता है, दैट मीन्स उसमें चेंज आ जाता है, केमिकल चेंज आ जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसमें से स्मेल आने लग जाती है, स्मेल आती है। तो जैसे कोई हमने घर पे अंगूर रखे हुए हैं, अंगूर देखते हैं धीरे धीरे उसके कलर में चेंज आ रहा है, तो वो केमिकल चेंज है, न्यू सब्सटेंस बन रहा है, हम उसको खा नहीं सकते हैं। तो क्या होता है कि जब भी कोई केमिकल चेंजेस आते हैं तो केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस। तो सबसे हमारी पहली डेफिनेशन बनती है द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या, हम जो सांस ले रहे हैं वो भी एक केमिकल चेंज है, उसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। मैं रेस्पायर कर रही हूँ, मेरा खाना मैंने खाया वो डाइजेस्ट हो रहा है, तो ये सब क्या हो रहा है, इसमें सब केमिकल चेंज आ रहा है। हमारे को न्यूट्रिएंट्स जो हमें मिलेंगे, एनर्जी मिलेगी, वो सब हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होने के बाद, रेस्पिरेशन के बाद। तो ये सभी चेंजेस केमिकल चेंज में आते हैं। तो ये चैप्टर इसी के बारे में डिटेल में है। तो सबसे पहले मैं आपको बताया मैंने कि केमिकल रिएक्शन क्या है, जिसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हुआ है न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। तो इसमें क्या है, एटम्स जो है ना एलिमेंट के, वो चेंज नहीं हुए, उनकी सिर्फ अरेंजमेंट चेंज हुई है, एटम्स चेंज नहीं हुए हैं। तो यानी कि हमारी केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज ही इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले कि अगर रिएक्टेंट्स की बात करूं मैं, कि अगर मैंने बोला कि एक मैग्नीशियम रिबन लिया, मैंने मैग्नीशियम मेटल को, उसको मैंने बर्न किया एयर में, तो मैंने ये भी एक्टिविटी करके डाली हुई है डिटेल में, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको। तो मैंने मैग्नीशियम रिबन को अगर जलाया, जलाने से पहले हम उसको रब करते हैं सैंड पेपर से। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है, काफी ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है वो। तो अगर हम एयर में उसको छोड़ते हैं तो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है ऑक्सीजन की, जो फर्दर उसको बर्न करने से रोकती है। तो हमारी प्रॉपर बर्निंग नहीं होगी, तो हम उसको सैंड पेपर से रब कर देंगे, तो फिर वो इजीली बर्न हो जाता है। अब हमने मैग्नीशियम रिबन को लिया, उसको बर्न कर रहे हैं, इनकी ऑक्सीजन में जला रहे हैं, तो फिर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है मेरा। तो मैग्नीशियम जब रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों मेरे रिएक्टेंट्स हैं, और जो मेरा तैयार हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड वो मेरा प्रोडक्ट है। यानी कि केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस पार्ट लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने पार्ट लिया, तो जो सब्सटेंसेस पार्ट लेते हैं वो केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। और जो नए प्रोडक्ट तैयार होते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम रिबन बन करने का मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बनता है, तो वो हमारा प्रोडक्ट हो जाता है। तो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको बताया। मिल्क रखा है मैंने, वो कर्ड में चेंज हो गया, तो हम देख रहे हैं उसका टेस्ट चेंज हो गया है, तो वो भी हमारा केमिकल चेंज है। दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन हमारी हुई है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन रखा होता है हमने, जैसे बच्चों की बाइसिकल पड़ी होती है बैल्कनी में, तो क्या पानी पड़ रहा है, धीरे धीरे हवा में देखते हैं हम रस्ट आ जाता है उसके ऊपर, रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो भी हमारा केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज हुआ, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शंस अगर हुई। तो फिर अब उसकी निशानियां क्या है, क्या करेक्टरिस्टिक्स है, मुझे पता चल जाएगा मेरी कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो काफी सारे हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं इसको पहचानने के लिए, कि या तो कोई गैस इवोल्यूशन होगी, यानी कि गैस का इवोल्यूशन अगर होता है मेरी किसी केमिकल रिएक्शन में, दैट मीन्स कि मेरी केमिकल रिएक्शन अगर हुई है। प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। अब प्रेसिपिटेट क्या है, प्रेसिपिटेट इनसोल्यूबल सॉल्ट है। जैसे कि अगर एक्वा फॉर्म में है, जैसे कि अगर मैंने कोई वाटर में ऐसी चीज लिया जो घुल नहीं रही है, सॉल्ट ऐसा लिया, तो वो प्रेसिपिटेट है एक्वा फॉर्म में। अब नेक्स्ट है चेंज इन कलर। अब ऐसा नहीं है कि एक ही चेंज आएगा, केमिकल रिएक्शन हुई है, या तो गैस इवोल्यूशन होगा या कलर चेंज, दो या दो से ज्यादा भी आ सकते हैं चेंजेस। ये तो हमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल रहे हैं कि इनमें से कुछ भी अगर हुआ है, एक, दो या तीन, तो दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन हुई है। कलर में चेंज आ सकता है हमारे। आगे हम सारी रिएक्शंस जब करेंगे
तो उसमें हर एक चीज का एग्जाम्पल आएगा। और एक अगर हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो वो जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप की है, वो भी 2 या 3 टाइप्स की भी हो सकती है। उसमें प्रेसिपिटेशन भी हो सकता है, हमारी गैस भी इवोल्यूशन हो सकती है, टेम्परेचर में चेंज भी आ सकता है। जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पर कि मैंने यहाँ पे एक बीकर ले लिया, कोनिकल फ्लास्क ले लिया या फिर टेस्ट ट्यूब ले ली, उसमें मैंने जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए, फिर मैं उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालती हूँ। तो थोड़ी देर में मैं देखती हूँ क्या बबल्स निकलते हैं हाइड्रोजन गैस के। जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं इन दोनों के रिएक्शन के बाद, वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं। जैसे कि जिंक ग्रेन्यूल्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर मैं रिएक्ट कराती हूँ तो जिंक सल्फेट बन जाता है। अभी डिटेल में बताऊंगी कि कैसे बनेगा, जब मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझाऊंगी। तो वो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब हाइड्रोजन गैस निकल रही है, मैं थोड़ी देर में इसको जब मैं हाथ लगाऊंगी तो गर्म हो जाएगा, इसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा। दैट मीन्स टेम्परेचर में भी चेंज आ रहा है, चेंज इन स्टेट। कई बार क्या होता है कि जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ, तो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और वाटर बन जाता है लिक्विड। दैट मीन्स पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट किए गैसियस स्टेट, बाद में हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करने के बाद वाटर बन गया लिक्विड स्टेट वाला, यानी कि चेंज इन स्टेट भी आ सकता है। तो ये सारे चेंजेस में से कोई भी चेंज आ गया तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। एक हमने ये सीख लिया, एक हमने रिएक्टेंट देख लिया कि जैसे ये रिएक्शन हमारी हुई है, अगर हम इसी रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं, जो मैंने इंग्लिश में बोला मैग्नीशियम बर्न्स विद डैजलिंग फ्लेम इन एयर, तो वो अगर मैंने इंग्लिश में उसको बोला है यानी कि केमिकल चेंज हुआ, वो केमिकल रिएक्शन है। बट मैं जब उसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रही हूँ, साथ में मैं इसकी स्टेट्स भी अगर यहाँ पर डाल दूँ कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस फॉर्म में है, तो फिर वो हमारी केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन बन जाती है। तो केमिकल इक्वेशन में जो इस साइड है एरो के लेफ्ट साइड पे ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं, अभी बताया मैंने। तो आप ये डेफिनेशंस को एज इट इज नोट कर सकते हैं। और देन जो ये एरो के राइट साइड पे है, राइट हैंड साइड पे, वो हमारा प्रोडक्ट तैयार हुआ है। तो जो न्यू प्रोडक्ट तैयार, नई चीज, नया सब्सटेंस बनता है, वो प्रोडक्ट कहलाता है। और जो टेक पार्ट करते हैं रिएक्शन में, वो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं। अब हमने केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में लिख लिया। तो केमिकल इक्वेशन भी 2 तरह की है, कैसे कि बैलेंस भी हो सकती है, अनबैलेंस भी हो सकती है। जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करवाया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन निकला। तो अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ कि जिंक के, जैसे ये जिंक एलिमेंट है, अब यहाँ पर जो हमारे को दे रखे हैं रिएक्टेंट्स, उनके एलिमेंट्स देखते हैं। जैसे ये जिंक एलिमेंट है, ये हमारा हाइड्रोजन है, ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है। अब इनके कितने एटम्स हैं? जैसे जिंक का 1 एटम है। अब यहाँ पे मैं देखती हूँ जिंक का यहाँ पर भी 1 एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, सल्फर का 1 है, यहाँ पे सल्फर का 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं। दैट मीन्स मैंने क्या देखा कि रिएक्टेंट्स में मेरे पास जो एलिमेंट्स थे और जो प्रोडक्ट में मेरे पास एलिमेंट्स हैं, उनके एटम्स सेम है। तो ये अगर ऐसा होता है तो यानी कि हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। दैट मीन्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स हमारे इक्वल है अलग अलग एलिमेंट्स के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में। तो आपको ये डेफिनेशन शायद समझ आ गई होगी, दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि बैलेंस्ड हमारी केमिकल इक्वेशन तब होती है जब इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या एलिमेंट है, क्या कंपाउंड है या क्या एटम्स है। एलिमेंट्स हमारी में तो रिएक्टेंट है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये जो एरो के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड है, वो हमारे रिएक्टेंट्स हैं। अब रिएक्टेंट्स में हमारे एलिमेंट्स हैं, जैसे जिंक है, हाइड्रोजन है। अब हम देख रहे हैं नंबर ऑफ कितने एटम्स हैं, 1, तो यहाँ पर भी 1 है। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड यानी कि रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में अगर सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं, दैट मीन्स वो बैलेंस्ड है। अगर ऐसा नहीं है, जैसे कि ये हाइड्रोजन वाले केस में, यहाँ हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स, लेकिन मैं राइट में देख रही हूँ यहाँ भी 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं एटम्स, लेकिन यहाँ 1 है। दैट मीन्स क्या है, ये बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस्ड है। यानी कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स है, 1 और मोर एलिमेंट्स। अभी तो यहाँ पर ये एक के साथ भी हो सकता है ऐसा, 2 एलिमेंट्स के साथ भी हो सकता है, तो 1 और मोर इसलिए लिखा है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में एक या ज्यादा एलिमेंट्स में अनइक्वल एटम्स जब होते हैं तो वो अनबैलेंस्ड होती है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ही हम स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। तो आपको स्केलेटल आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि स्केलेटल तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ध्यान से पढ़ना है, एनसीईआरटी में भी अच्छे से डिफाइन कर रखा है। यानी कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन को ही हम स्केलेटल बोलते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर हम अनबैलेंस ले रहे हैं तो हमें उसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने एक रूल पढ़ रखा है, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना जरूरी होता है।
सेटिस्फाई करने के लिए क्वेश्चन भी आ सकता है आपको 1 मार्क में कि वाई केमिकल इक्वेशंस को हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो मैंने आंसर को देखो रेड मार्क से कर रखा है। लर्न करना है आपको कि सेटिस्फाई करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन, ये हमने 9th में पढ़े थे, 2 लॉस पढ़े थे। इसमें मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है हमने पढ़ा था, ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एनर्जी को भी, एनर्जी ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ही मास जो है हमारा रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में सेम रहना चाहिए। इसके लिए हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना जरूरी होता है। अब देखते हैं कि कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो मैं यहाँ पे पहले देख लूंगी, जैसे ये H2 + O2 वाटर दे रखा है, तो मैं देख लेती हूँ कि हाइड्रोजन के मेरे पास कितने हैं 2, यहाँ पर भी 2 है, तो ये तो ठीक है। ऑक्सीजन के 2 हैं, तो वहां पर नहीं है। मैं नीचे फॉर्मूला में नहीं लगा सकती, तो मुझे यहाँ पे एटम्स को आगे जाके बराबर करना पड़ेगा। लेकिन फिर दोबारा से चेक भी करते हैं, हाइड्रोजन के कितने हो गए हमारे 2 × 2 4 हो गए यहाँ पे तो एटम्स, तो फिर यहाँ पर तो 2 ही थे, तो इसको भी नीचे नहीं करेंगे, यहाँ से बैलेंस करेंगे आगे लाके। तो यानी कि 2 × 2 हाइड्रोजन के 4, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी 4 हो गए, और ऑक्सीजन के रिएक्टेंट्स में भी 2 हो गए और प्रोडक्ट में भी। जो ये आगे लिखा होता है नंबर वो हाइड्रोजन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी, दैट मीन ऑक्सीजन के भी हमारे 2 हो गए। अब आप चेक करते हैं हमारे हाइड्रोजन के कितने हो गए 4, ऑक्सीजन के कितने हो गए 2। अब रिएक्टेंट्स में भी हम देख रहे हैं हाइड्रोजन के कितने हैं 4, ऑक्सीजन के कितने हैं, तो हमारी ये बैलेंस्ड हो गई है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमें कॉपर ले रखा है और यहाँ पर भी कॉपर है। अब कॉपर के 1 है, सल्फर का भी 1 है, सल्फर का यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन के 4 है हमारे पास, नहीं 4 नहीं, यहाँ पर एक और है 4 + 1, ऑक्सीजन के मेरे 5 है यहाँ पर। अब मैं यहाँ ऑक्सीजन के देखती हूँ तो यहाँ पे ये ब्रैकेट में हाइड्रोजन का भी है और ये 2 का भी है, O का भी है, तो यानी कि O के 2 और यहाँ 4, ये तो 6 है। ऑक्सीजन के यहाँ पे 6, यहाँ 5, यानी कि इसको बैलेंस करना पड़ेगा। और सोडियम का देखते हैं तो सोडियम के यहाँ पर 2 है और यहाँ पर सोडियम का भी 1 है, सोडियम का भी करना है हमें बैलेंस, यहाँ पे 2 है। सल्फर देखते हैं, सल्फर का तो ठीक है 1 है, ऑक्सीजन का हम पहले ही चेक कर चुके हैं। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे सोडियम के 2 हैं, तो मुझे वहां पर भी सोडियम का 2 करना पड़ेगा। मैं यहाँ ले आती हूँ, देखती हूँ क्या चेंज आया है मेरा। सोडियम तो 2 हो गया, लेकिन मैंने पहले ही बताया था अगर हम इसके आगे लिखते हैं तो ये सोडियम का भी हो गया और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के भी हो गए। तो ऑक्सीजन के अब मेरे कितने हो गए 4 यहाँ और 2 इधर, 6 बन गए, और वहां ऑक्सीजन के 6, चलो बराबर हो गया ऑक्सीजन का भी। एक बार रीचेक दोबारा से कर लेते हैं। कॉपर का 1, कॉपर का 1, सल्फर का 1, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4 + 2 6, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 और 4 6, ठीक है, ये भी बराबर हो गया। और हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 हो जाता है हमारा और यहाँ पर हाइड्रोजन के हमारे 2 है, दैट मीन्स हमारी बैलेंस हो जाती है। तो हमें बैलेंस ही हमेशा लिखनी है, नहीं तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं कि मास हमेशा रिएक्टेंट्स का, टोटल मास रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का हमेशा हमें इक्वल करके रखना है। और अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं या इक्वेशंस होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। हमारी 5 टाइप की होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट। आगे हम डिटेल में सारा पढ़ते हैं। अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 और मोर सब्सटेंसेस ज्वाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जैसे कि हमने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुए और एक नया प्रोडक्ट हमारा वाटर बन गया। अब हमने क्या देखा कि इसमें 2 या 2 से ज्यादा हमें रिएक्टेंट्स लेने हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। अब इसका बिल्कुल अपोजिट लेते हैं कि हमने सिंगल अगर रिएक्टेंट लिया, उसको जब हमने डीकम्पोज करा, यानी कि वो एक सिंगल टूट के 2 या 2 से ज्यादा में प्रोडक्ट में बट गया, तो हम उसे बोलेंगे डीकम्पोजिशन। देखो बिल्कुल रिवर्स है, इसमें 2 लिए, सिंगल बना, अब सिंगल टूट रहा है, दैट मीन्स कंबाइन होने को कॉम्बिनेशन, और अगर टूट रहे हैं उसमें ब्रेक हो रहा है तो वो डीकम्पोजिशन। लेकिन डीकम्पोजिशन कैसे होगा? उसके लिए या तो हमें हीट देनी पड़ेगी या इलेक्ट्रिसिटी उसे देनी पड़ेगी,
या फिर फोटो डिकम्पोजिशन। तीन तरह का डिकम्पोजिशन है थर्मल, यानी कि जब हम हीट देते हैं, जैसे कि मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, अब कैल्शियम कार्बोनेट अपने आप से ब्रेक डाउन नहीं होगा, डिकम्पोज नहीं होगा, मैंने उसको हीट दी तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो गया, यानी कि मेरे नए दो प्रोडक्ट्स बन गए। हीट देने पे जब हुआ तो उस डिकम्पोजिशन को थर्मल डिकम्पोजिशन हम कहेंगे। लेकिन अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी, जैसे कि इस केस में वाटर को हम नहीं ब्रेक कर सकते, नहीं डिकम्पोज कर सकते, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में पहले कुछ देना पड़ेगा, तो हमने इसे इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करी वाटर में से, तो H2 और O2 अलग हो गए। दैट मीन्स हमारा यहाँ इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन हो गया। अब है फोटो डिकम्पोजिशन। अगर हम लाइट में रखते हैं, जैसे कि हमने सिल्वर क्लोराइड को लाइट में रखा, सनलाइट में, तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन गैस पास हो जाती है, दैट मीन्स ये भी डिकम्पोज हो गया सिल्वर और क्लोरीन में। तो हमने क्या देखा, तीन तरह की डिकम्पोजिशन हो गई, थर्मल, इलेक्ट्रिक और फोटो। आपको सिर्फ एक याद करनी है कि इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेस टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट्स या सब्सटेंसेस। लेकिन अगर आपको आ जाए थर्मल, इलेक्ट्रिक और फोटो, तो आप क्या करो, पहले तो आप यही लाइन लिखोगे, इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेस टू गिव टू और मोर सब्सटेंसेस अपॉन हीट, अपॉन गिविंग हीट। अब यहाँ पे आप लिख दोगे अपॉन हीटिंग, अपॉन इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें क्या लिख दोगे आप, फोटो वाले में इन सनलाइट। तो इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेस टू गिव टू और मोर सब्सटेंसेस इन हीटिंग या अपॉन हीटिंग। तो यानी कि बार बार लर्न अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट आते हैं डिस्प्लेसमेंट में। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि अगर आपका, हम देख रहे हैं कि दो रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है और आयरन है। अब मुझे पता है कि आयरन जो है उससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एन एलिमेंट डिस्प्लेस, इसको कॉपर को निकाल देगा अनदर एलिमेंट्स में से फ्रॉम इट्स कंपाउंड, यानी कि उसके कंपाउंड में से जो मोर रिएक्टिव है, जैसे आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसके कंपाउंड में से इसको कॉपर को बाहर निकाल देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। दैट मींस ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो कैसे लिखेंगे इसको, इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एन एलिमेंट, यानी कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो अब मैं आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज भी लिख के बताने वाली हूँ, आपको याद करनी है, क्योंकि क्या है, अगर यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, अगर यहाँ पे आयरन सल्फेट होता और कॉपर अलग, तो फिर ये रिएक्शन टेक प्लेस नहीं लेती, मतलब होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि हाईली रिएक्टिव ही डिस्प्लेस कर सकता है किसी को उसके कंपाउंड में से। अगर मैं कॉपर को अलग से लेती तो कॉपर तो रिएक्टिव नहीं है। और ये रिएक्शन मैंने अच्छे से डाल रखी है, आप इसका लिंक भी ले सकते हैं और डिटेल में देख सकते हैं। इस पर तो मैंने एक्टिविटी भी परफॉर्म की हुई है, आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझ आ जाएगी। तो मैं आपको एक टेबल बता देती हूँ, आपको वो जरूर लर्न करनी है ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है और किसको डिस्प्लेस करने वाला है। अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, जिससे कि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आसानी से कर पाएं। इसको याद करना बहुत जरूरी है, ये पूरी केमिस्ट्री में हमारी मदद करने वाला है, बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला है। तो इसको कैसे याद करना है मैं आपको वो भी शॉर्टकट बताती हूँ। पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कैसे काम करती है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज हमें लर्न करनी है। सबसे ऊपर सबसे मोस्ट रिएक्टिव होता है, तो जैसे जैसे नीचे आता जाता है एरो, ये लीस्ट रिएक्टिव हो जाती है, यानी कि जो ऊपर होगी वो ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे मैंने सोडियम लिया और कैल्शियम लिया, तो सोडियम हमारा ज्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम से। अगर मैंने मैग्नीशियम और हाइड्रोजन ले लिया, तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये H से जो ऊपर है, हाइड्रोजन से जो ऊपर है, वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन को। और जो हाइड्रोजन से नीचे है वो कम रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। कोई भी दो मैं लेके देख सकती हूँ, जैसे एल्यूमिनियम और मैंने कॉपर को ले लिया, तो एल्यूमिनियम कॉपर को रिमूव कर सकता है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है कि एक हम लाइन लर्न कर सकते हैं, उससे फटाफट मुझे पता चल जाएगा कि मुझे पहले सोडियम लिखना है, पोटेशियम लिखना है, क्या लिखना है। तो एक लाइन मैं आपको लिखवा देती हूँ कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, जैसे कि ये प्लीज का पी हो गया पोटेशियम, स्टॉप का सोडियम हो गया, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, फटाफट आप इसको लिख सकते हैं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो ऐसे अगर हम मन में अपने लर्न कर लेते हैं, तो यहाँ पे फटाफट मैंने यहाँ पे लिख लिया, प्लीज का पी, पोटेशियम का के सिंबल है, सोडियम का Na सिंबल है, कैल्शियम का Ca सिंबल है, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al। अब हमें ध्यान ये रखना है, जैसे कि अगर Zn है तो मुझे फर्स्ट लेटर जो लिखना है वो कैपिटल लिखना है, और जो नेक्स्ट लेटर होता है वो मुझे स्मॉल लेना है।
अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो मेरा रॉन्ग हो जाता है। दैट मीन्स मुझे फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखना है और नेक्स्ट लेटर को मुझे स्मॉल लिखना है। हम देख सकते हैं हर एक में ऐसे किया गया कि फर्स्ट वर्ड मेरा फर्स्ट लेटर कैपिटल है देन स्मॉल है। तो पीस ये आप याद कर सकते हैं, उसकी वजह से पी से हो गया पोटेशियम दैट इज के है। अब स्टॉप यानी कि यहाँ पे एस सोडियम के लिए यानी कि एन है नेक्स्ट। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर saves silver, gold and platinum। अगर आप भूल जाते हैं लर्न किया होगा तो लाइन माइंड में रिमाइंड करके आपको याद आ जाएगा कि पहले क्या है, पोटेशियम का के है, फिर हमारा स्टॉप से सोडियम यानी कि एन है, फिर हमारा कैल्शियम है, मी से हमारा मैग्नीशियम एम है, और यहाँ पे केयरलेस का कैल्शियम है हमारा कार्बन, फिर जीब्रा का हमारा यहाँ पर जिंक हो जाता है। तो इस तरह से याद करना थोड़ा इजी हो जाता है, हम भूलेंगे नहीं। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज जब हमें समझ आ जाती है, लर्न कर लेते हैं हम, तो हम उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इजीली कर पाते हैं। फिर हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो, 1 मिनट। अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट देखने वाले हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में जैसे कि मैंने लिया सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को। अब क्या है कि सिल्वर यहाँ पर लेस रिएक्टिव है, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम क्या करेगा, सिल्वर को उसके कंपाउंड में से निकाल देगा। तो सोडियम जब यहाँ पे आ जाएगा तो सोडियम यहाँ पे नाइट्रेट बन जाएगा, और यहाँ पे जब सिल्वर बच गया तो सिल्वर क्लोराइड जाता है, यानी कि दोनों ने एक दूसरे की जगह डिस्प्लेस कर दी। सिल्वर इधर आ गया, सोडियम उधर चला गया, सिल्वर इधर आते ही सिल्वर क्लोराइड बन गया और सोडियम नाइट्रेट बन गया, तो दोनों ने एक्सचेंज कर दिया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं, दोनों ही एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे कि हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट में देखा था कि हाईली रिएक्टिव ही खाली लेस रिएक्टिव को निकालता था। अब हमने क्या देखा कि दोनों ही डिस्प्लेस कर दिए एक दूसरे को, तो ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए भी मैंने डिटेल में आपको वीडियो बना रखी है, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझा देती हूँ कि जब हम ऑक्सीजन एटम्स को गेन करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का गेन करना या हाइड्रोजन का रिमूव करना, हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। और रिडक्शन में बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, रिड्यूस होना, यानी कि ऑक्सीजन निकल रही है और हाइड्रोजन ऐड हो रही है, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन हमारा रिडक्शन में आता है। जैसे कि मैंने ये लिया कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड मेरा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या हो रहा है, मैं देख रही हूँ यहाँ पे कॉपर रह गया, सिर्फ कॉपर ऑक्साइड है, इसका यहाँ पे कॉपर रह गया, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया, यानी कि रिड्यूस हो गया, तो ये हो गई हमारी रिडक्शन। और इधर मैं क्या देखती हूँ, यहाँ रिएक्टेंट्स में हमें सबसे पहले रिएक्टेंट्स में देखना है कि क्या चेंज आया है। कॉपर ऑक्साइड यहाँ कॉपर बन गया, रिड्यूस्ड हो गया, दैट मीन्स रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का मैं क्या देखती हूँ कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन। अब अगर एक ही रिएक्शन में दोनों चीजें मेरी हो रही हैं, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो मैं इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या शॉर्ट में रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकती हूँ। तो रिडॉक्स रिएक्शन में हमें 3-4 चीजें पूछने को आती हैं और एक क्वेश्चन ज्यादातर आता है पेपर में, जरूर बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन पूछी जाती है आपको। और इसके साथ साथ ही जैसे कि अगर ये सब्सटेंस पूछा जाता है कि सब्सटेंस कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है या कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि कॉपर ऑक्साइड कम होके कॉपर बन रहा है, यानी कि सब्सटेंस कौन सा रिड्यूस्ड हुआ, कॉपर ऑक्साइड, यही कम हो गया। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड अगर मुझे पूछेंगे, सब्सटेंस, ये पेपर में क्वेश्चन आता है कम से कम 4 या 5 मार्क्स का, 1 मार्क के 4-5 होते हैं और 1-1 सेकंड का आंसर है, आपके मार्क्स आ जाते हैं फुल। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, अब मैं क्या देख रही हूँ कि ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मेरा ऐड हो रहा है, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, H2। हमें हमेशा रिएक्टेंट्स में से जवाब देना है, हमें यहाँ प्रोडक्ट में से आंसर नहीं देना, रिएक्टेंट्स को देखना है सबसे पहले, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन वहां जाके बन रहा है, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इज H2। अब सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा हो रहा है, सब्सटेंस रिड्यूस्ड। अब मैं क्या देख रही हूँ, कॉपर ऑक्साइड तो मेरा था, अब इसमें से ऑक्सीजन मेरी रिड्यूस हो गई, तो मेरा सब्सटेंस कौन सा हुआ, ये तो प्रोसेस हुई ना, मेरी इक्वेशन हुई रिडक्शन पर, लेकिन सब्सटेंस कौन सा रिड्यूस्ड हुआ मेरा, कॉपर ऑक्साइड। अब तीसरी चीज और हमें क्या आती है,
अब ये मैंने देख लिया कॉपर ऑक्साइड मेरा रिड्यूस तो हो रहा है, लेकिन इसको कौन कर रहा है? अगर H2 ना होता, इसके साथ O ज्वाइंट ना होता, तो फिर यानी कि H2 इसकी मदद कर रहा है इसको रिड्यूस होने में, यानी कि जो इसको कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करवा रहा है, ये तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो गया, तो वो हमारा एजेंट होता है, यानी कि ये इसको रिड्यूस कराने में मदद कर रहा है, तो हमारा ये रिडक्शन एजेंट हो जाता है। तो मेरा रिडक्शन या रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाता है? रिड्यूसिंग H2। अब ये तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, इसने इसकी मदद की, इसको रिड्यूस कर दिया और खुद ऑक्सीजन लगी। अब क्या है कि सब्सटेंस मैंने रिड्यूसिंग एजेंट सीख लिया, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मुझे सीखना है। अब H2 के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, H2 तो क्या है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन इसको ऑक्सीडाइज होने में मदद कौन कर रहा है? एजेंट कॉपर ऑक्साइड। तो हम देखते हैं कि ये बिल्कुल अपोजिट है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है H2 के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, लेकिन इसको करवा कौन रहा है? कॉपर ऑक्साइड। तो यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर ऑक्साइड हो जाता है मेरा। तो अब हम करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी किसी रिएक्शंस में एनर्जी हमारी यूज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी हमारी रिलीज हो रही है। जैसे कि हम फिल्म देखने गए हैं, तो वहां पे एग्जिट से हम बाहर निकलते हैं, दैट मीन्स अगर हीट या एनर्जी बाहर निकल रही है किसी रिएक्शन में, तो एग्जिट वर्ड से आप याद कर सकते हो एक्सो मतलब एग्जिट होना, यानी कि अगर रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज हो रही है, निकल रही है, और साथ में प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन के साथ, तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया ये मीथेन गैस का, CH4 मीथेन जब ऑक्सीजन में बर्न करी जाती है, उसके साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो CO2 बन जाता है हमारा, और वाटर निकलता है प्लस हीट एनर्जी। अब हीट हमारे यहाँ पे निकल रही है रिएक्शन में, तो यानी कि मैंने क्या करा, रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है प्रोडक्ट के साथ, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स के साथ हमारी एनर्जी निकल रही है, दैट मींस ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एंडोथर्मिक में हमारी एब्जॉर्ब हो रही है। जैसे कि जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, उसमें या तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, या मुझे हीट चाहिए, या मुझे लाइट चाहिए, यानी कि जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शंस हैं वो हमारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही हैं, तभी तो उनका मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रही है, डीकंपोज हो रही है। तो जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शंस हैं हमारी, वो एंडोथर्मिक ही हैं, यानी कि उसमें एनर्जी चाहिए, तभी तो एक सिंगल रिएक्टेंट हमारा टूट रहा है, ब्रेक डाउन होकर काफी सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो हमने क्या लिया, जैसे सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा, तो हमारी सिल्वर और क्लोराइड, अब यहाँ मैं क्या देख रही हूँ, एनर्जी मेरी सनलाइट मैंने यूज की, और फिर सिल्वर और क्लोराइड का ब्रेक डाउन हो गया, दैट मीन्स मेरी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो अब बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के काफी ज्यादा आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब हम लेवल 2 नेक्स्ट करेंगे, उसमें मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी कराऊंगी, जो कि एनसीईआरटी के अलावा भी है, जी हाँ, वो भी आपके पेपर में आएंगी, एग्जाम में आएंगी, और काफी ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं घुमा घुमा कर, वो भी आपको करवाए जाएंगे, ताकि आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगे कि ये क्वेश्चंस हमने नहीं कर रखे या ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं है। तो लक्ष्मी सिंह के और गाइड्स के, सैम्पल पेपर्स के या ट्रिकी क्वेश्चंस जो मैंने रेडी किए हैं, वो सब आपके साथ नेक्स्ट लेवल्स में शेयर किए जाएंगे। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी बच्चों ये वीडियो। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम फ्यूचर में नियर फ्यूचर में आपके लिए ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाते रहें और आपके अच्छे अच्छे मार्क्स आते रहें।